हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन। तो पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं सेल साइकिल का। ओके, हाँ, यहाँ से आज हम लोग देखते हैं डेफिनेशन पहले सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक प्रोसेस होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सेल है वो अपने कंटेंट को डुप्लीकेट करता है। क्या करता है? कंटेंट को डुप्लीकेट करता है। और ये जो डुप्लीकेशन है वो दो फेजेस में होता है। पहले वाला होता है इंटरफेज, दूसरा वाला होता है डिवीजन फेज। तो आज हम लोग ये डिवीजन फेज जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो डिवीजन फेज क्या होता है और ये डिवीजन फेज क्यों ज़रूरी होता है? तो डिवीजन फेज में क्या होता है, जो अपना सेल है, ठीक है, इसको देखते हैं। जो अपना सेल है ये स्प्लिट होकर क्या कर कर स्प्लिट होकर दूसरे न्यू सेल्स बनाता है। ओके, अब ये जो न्यू सेल्स बने, ये न्यू सेल्स क्यों ज़रूरी है? अगर ये नहीं बनेंगे तो क्या होगा? तो पहले तो ये न्यू सेल्स बनना ज़रूरी क्यों है ये बताओ। आप एक छोटे बच्चे थे पहले, ठीक है, अब पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपकी हाइट छोटी थी, फिर अब आपकी हाइट बड़ी हो गई है, ठीक है, आपकी बॉडी ने ग्रो किया है। तो ये ग्रो कैसे किया है? ये ग्रो सेल डिवीजन से किया है। जब आपके सेल्स बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या करते हैं? आपकी साइज़ को ग्रो करते हैं, आपकी बॉडी को रिपेयर करते हैं। मैम रिपेयर, हाँ, अगर कहीं पर कोई सेल इंजरी हो गई तो क्या होगा? वो सेल्स को हटाकर वहाँ पे नया सेल आ जाएगा। और वो कैसे आएगा? सेल डिवीजन से आएगा। सेल डिवीजन से सेल डिवाइड होगा तभी तो नया सेल वहाँ पे आएगा, वरना वो इंजर्ड वाला सेल तो आपकी बॉडी को ख़राब कर देगा। तो इसलिए ये ज़रूरी होते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, आप कैसे बने? आपका पहले स्पर्म्स और ओवम ने फ्यूज़ किया, एक जाइगोट बनाया, वो जाइगोट से हम लोग बने हैं। तो जब स्पर्म और ओवम ही नहीं बनेंगे तो जाइगोट कैसे बनेगा? तो ये स्पर्म और ओवम की प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करते हैं। इसीलिए सेल डिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे लिए नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वर्ल्ड के अंदर, सबके लिए सेल डिवीजन ज़रूरी होता है। ओके, और ये जो सेल डिवीजन है ये सबसे पहले प्रिवोस्ट और ड्यूमिनिस ने देखा था, और प्लांट्स के अंदर नेगली ने देखा था। एक बार रीड कर लेते हैं ऊपर क्या लिखा हुआ है। सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वन सेल स्प्लिट्स टू फॉर्म अ न्यू सेल्स। हाँ, एक सेल है वो डिवाइड होके, वो स्प्लिट होके दो छोटे छोटे न्यू सेल्स बनाएगा। फिर इट इज़ नेसेसरी बिकॉज ऑफ फॉर द ग्रोथ, फॉर रिपेयर एंड फॉर द रिप्रोडक्शन। इन सब के लिए हमें सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। अब जो सेल डिवीजन होता है ये दो पार्ट में होता है, या हम बोल सकते हैं ये दो तरीकों से होता है। पहले समझो, दो तरीकों से होता है। या तो ये हो सकता है माइटोसिस के थ्रू, या ये हो सकता है मियोसिस के थ्रू। दोनों एकदम अलग प्रोसेस है। माइटोसिस के थ्रू भी हो सकता है, मियोसिस के थ्रू भी हो सकता है। अब समझ, पहले हम लिखते हैं माइटोसिस से होगा तो कैसे होगा। तो जो माइटोसिस वाला होता है वो हमारे बॉडी सेल्स में होता है। किसके अंदर होता है? बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स मतलब जिसको हम लोग स्टोमेटिक सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। बॉडी सेल्स में कौन सा प्रोसेस होगा? माइटोसिस होगा। और ये जो माइटोसिस होता है इसके भी फर्दर पार्ट होते हैं। तो माइटोसिस जब होगा तो पहले किसका डिवीजन होगा? पहले होगा हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके बाद में होगा हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, तो जो हमने यहाँ लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। तो ये समझो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, ठीक है। क्या मैं इसको चेंज करूँ? रुको, पहले हम जो सेल की बाउंड्री है वो वाइट से बना देते हैं। ओके, फिर ये हमारा न्यूक्लियस, ओके, और ये है हमारे नॉर्मल जो ऐसे ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन होता है, वो क्रोमेटिन है, ठीक है। जब मैंने बोला ये दो फेज में होता है, इंटरफेज और डिवीजन फेज, तो पहला जो फेज होता है वो होता है इंटरफेज। कौन सा फेज होता है? इंटरफेज। तो इंटरफेज के जब इंटरफेज होगा तो इंटरफेज में क्या होगा? जो सेल है वो प्रिपरेशन करता है। किसकी प्रिपरेशन करता है? वो प्रोटीन्स बनाता है, सेल ऑर्गेनल्स बनाता है जो उसको सेल डिवीजन के टाइम पर चाहिए। तो ये प्रिपरेशन करने के बाद सेल आता है डिवीजन फेज में। तो जब ये प्रिपरेशन करके आता है ये कुछ ऐसा दिखता है। तो जो इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है ना, वो क्या हो जाता है? वो कंडेंस होता है, वो प्रॉपर क्रोमोसोम की शेप ले लेता है ऐसे, ठीक है, कंडेंस होके आ जाता है। अब कंडेंस हो गया, अब क्या होगा? अब डिवीजन फेज चालू होगा,
ठीक है। तो डिवीजन फेज में पहला क्या होगा, किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियो है, इस कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब किसी चीज का ब्रेकडाउन। तो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहाँ लिख देते हैं कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। ठीक है। अब हमारा कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया। तो जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, अंदर जो क्रोमोसोम्स बनाए ना, ये कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, ये रेप्लिकेट हो जाते हैं, ये कंडेंस्ड होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको कंडेंस्ड के बाद, रेप्लिकेशन के बाद। ठीक है, ये ऐसे कुछ दिखेंगे। किसके अंदर, प्रोफेज के अंदर, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो प्रोफेज है वो लॉन्गेस्ट फेज है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंडेंशन होता है, कंडेंस होते हैं, कंडेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। जो हमारे क्रोमोसोम्स है ये कंडेंस हो जाते हैं। और ये जो चीज़ है ना यहाँ पे जो गोल गोल लिखी हुई है, ये हमारा सेंट्रियोल है। क्या है, सेंट्रियोल। ये आपने पिछले लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा होगा। सेंट्रियोल क्या होता है, ये पेयर ऑफ सेंट्रोजोम होता है जो स्पिंडल फाइबर्स निकालते हैं सेल डिवीजन का। अभी इसका ही काम आएगा। ठीक है, तो जो सेंट्रियोल होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो यहीं प्रेजेंट होता था, ऐसे कुछ ऐसे। ठीक है, तो अब उसमें से क्या होगा, एक सेंट्रियोल जो है वो नीचे आ जाएगा, ऑपोजिट पोल पे चले जाते हैं। तो क्या होता है, सेंट्रियोल मूव्स टू ऑपोजिट पेयर। क्या होगा यहाँ पर, सेंट्रियोल्स मूव टू ऑपोजिट पोल। ओके, तो ये किसके अंदर हुआ है, ये प्रोफेज के अंदर। प्रोफेज, ये अब हम कैरियोकाइनेसिस पढ़ रहे। कैरियोकाइनेसिस का पहला फेज है प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या हुआ, जो हमारे क्रोमोसोम्स थे, ये जो क्रोमोसोम्स थे ये रेप्लिकेट हुए हुए हैं। ठीक है, कंडेंस्ड हो चुके हैं। कंडेंस मतलब अब ये मोटे मोटे थिक थिक हमें एक्चुअली में जैसे हैं वैसे के वैसे विजिबल है। ठीक है, ये जो सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल अब ऑपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। ओके, और ये जो फेज है वो सबसे लंबा फेज होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रियोल्स है। तो इस टाइम पे जो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो ऐसे थोड़ी सी पूरी बनी हुई नहीं रहती, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन रहती है इस टाइम पर पूरी बनी हुई नहीं रहती। ओके, फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा मेटाफेज। क्या आता है, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है ना यहाँ पर मेटाफेज में, ये बीच में अरेंज हो जाते हैं। वो बीच में अरेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक प्लेट पे अरेंज हो गए। किस पे अरेंज हो गए, मेटासेंट्रिक प्लेट पे अरेंज हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दैट ऑल क्रोमोसोम्स अरेंज एट सेंटर। किसके अंदर, सेंटर पे अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेज के अंदर। और उसके अलावा जो हमारा ये जो सेंट्रियोल थे ना, ये सेंट्रियोल से क्या होंगे, फाइबर्स आकर, अरे फाइबर्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे, फाइबर्स निकलेंगे, जिनको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो यहाँ बीच में, क्रोमोसोम्स के बीच में एक सेंट्रोमियर होता है, जिससे दोनों क्रोमोसोम्स जुड़े हुए होते हैं, उस सेंट्रोसोम से आके जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बताती हूँ, ये हमारा क्या है, एक क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रोमियर है, जिससे वो क्रोमोसोम जुड़ा हुआ है, और उस सेंट्रोमियर पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाएगा ऐसे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो कहाँ से निकल रहा था, यहाँ सेंट्रियोल से निकल रहे थे, तो यहाँ से आकर अरेंज हो जाएंगे। ओके, और मेटाफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे इस मेटासेंट्रिक प्लेट पर ये सेंटर में आकर सारे के सारे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं अरेंज होंगे। कितने क्रोमोसोम्स हैं बच्चों, 46 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, विच मीन्स 23 पेयर है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये समझो हमारे पास कितने कितने क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है, मतलब कितने पैर है, 23 पैर है। तो जब 23 पैर है तो वो ऐसे है कुछ, ये एक पैर हो गया, ये दूसरा पैर हो गया, ये तीसरा पैर हो गया, ऐसे कुछ हमारे पास 23 पैर है। अब जब ये प्रोफेज में इनका कंडेंशन हो रहा था तो जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे रेप्लिकेट दिखेंगे आपको, अब ऐसे हो गए। तो अब ये एक पैर हो गया, ठीक है, अब ये एक दूसरा पैर हो गया, एक तीसरा पैर हो गया, ऐसे 3 हो गए। तो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गए, वो रेप्लिकेट हो गए। ठीक है,
अब हमारे पास क्रोमोसोम्स भी रेप्लिकेट हो गए। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स है, ये वाले जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स यहाँ पर इनके पास में क्या है, इधर सेंट्रोमियर से अटैच है। तो ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर से क्या आके अटैच हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाएगा जैसे इधर है, और फिर ये सारे क्रोमोसोम्स इधर मेटासेंट्रिक प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जितने भी क्रोमोसोम्स थे, जैसे हमारे पास कितने टोटल 46 क्रोमोसोम थे, जो 23 पैर हो गए, अब 46 के डबल हो गए हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास 46 पैर हो गए हैं। जैसे अगर इसको हम लोग एक पैर गिने तो, हाँ, तो अब जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सारे के सारे एक ही प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। मतलब पूरे के पूरे जितने भी 46 क्रोमोसोम थे और उनके जितने भी रेप्लिकेट हुए थे वो सब एक प्लेट पे अरेंज हो गए। ठीक है। मैं सेंटर प्लेट पर, किस फेज में, मेटाफेज में। अब आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज हो गया। मेटाफेज के बाद में आता है हमारा एनाफेज। इस एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होगा, जो हमारा जो ये सेंट्रोमियर था उस पर क्या अटैच था, उस पर स्पिंडल फाइबर अटैच था। स्पिंडल फाइबर एक इस पोल पे था, एक किस पोल पे था, और दोनों इनसे क्या निकल रही थी, इनसे हमारा जो सेंट्रियोल था वो एक इस पोल पे था और एक इस पोल पे था, और दोनों सेंट्रियोल से क्या निकल रहे थे, स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे थे। और ये स्पिंडल फाइबर ने किसको जोड़ के किससे जुड़े हुए थे, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे। अब दोनों के दोनों पोल, दोनों जो सेंट्रियोल है वो एक दूसरे को ऐसे खींचेंगे। ठीक है। एक इस तरह से फोर्स लगाएगा, एक इस साइड से फोर्स लगाएगा। तो अगर इन दोनों ने फोर्स लगाया तो क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है। तो हमारा क्या था, हमारे पास यहाँ पर क्या थे, हमारे यहाँ मैं बनाती हूँ। ठीक है। ऐसे कुछ समथिंग हमारे पास क्या थे, हमारे क्रोमोसोम्स थे। ठीक है। इनके बीच में यहाँ पर ये हमारा क्या था, सेंट्रोमियर था, और इन सेंट्रोमियर्स पे क्या थे, आकर स्पिंडल फाइबर्स अरेंज थे। ये जो स्पिंडल फाइबर थे कहाँ से निकल रहे थे, इन सेंट्रियोल से निकल रहे थे। अब इन सेंट्रियोल ने क्या किया, प्रेशर लगाया, खींचा। एक पोल इस साइड से, एक सेंट्रियोल इस साइड से खींच रहा, एक सेंट्रियोल इस साइड से खींच रहा, दोनों सेंट्रोमियर, एक ये समझो यहाँ बीच में सेंट्रोमियर है। ठीक है। यहाँ बीच में सेंट्रोमियर है, और एक इस साइड से एक इस, तो क्या होगा, बीच में से टूट जाएगा। क्या होगा, बीच में से जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो टूट जाएगा, वो सेंट्रोमियर से टूट जाएगा। अगर ये यहाँ पे सेंट्रोमियर से टूट जाएगा तो यहाँ से टूट गया। ठीक है। अब यहाँ से टूट गया तो क्या होगा, ये जो बाकी के जो दो क्रोमोसोम्स थे ये ऐसे, ये ऊपर के साइड चले जाएंगे, और ये जो बाकी के जो नीचे के थे ये ऐसे नीचे आ जाएंगे। मतलब ये जो थे वो ऐसे ऊपर की साइड चले जाएंगे, और ये जो था ऐसे नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर जो 46 पैर के पैर थे, मतलब 46 पैर हो गए थे। ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कितने थे, ये हमारे पास 23 पैर थे। ठीक है। ये 23 पैर थे। अब ये 23 पैर के पैर जो है वो क्या हो गए, रेप्लिकेट हो गए हैं। तो हम लोग इसको अभी एक पैर गिन रहे हैं, ये एक पैर गिन रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे एक पैर है, तो ऐसे 46 का डबल हो गए सारे। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि 46 पैर हो गए। तो 46 पैर में से फिर से यहाँ से अब टूट गया, यहाँ बीच में से ब्रेक डाउन हो गए। तो ऊपर फिर कितने चले गए, 23 पैर चले गए, और नीचे कितने रह गए, 23 पैर रह गए। समझ आया क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम्स था, ठीक है, ऐसे पूरे 46 पैर थे, तो यहाँ बीच में से जुड़ गए। तो अब ये एक सिंगल हो गया, ये एक सिंगल हो गया। ठीक है। तो ये ऊपर चले गए 23, नीचे चले गए 23 पैर। गॉट इट। सो क्या हुआ, यहाँ से हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि भाई हमारा जो सेंट्रोमियर है, ये जो कोई सेंट्रोमियर है, यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स निकले हुए हैं, इन्होंने एक दूसरे को अपने और खींचा, और खींचने से क्या हुआ, ये जो सेंट्रोमियर था ये टूट गया, और आधे क्रोमोसोम ऊपर चले गए, आधे क्रोमोसोम नीचे चले गए। ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है, एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थी वो सेपरेट हो जाती है, मूव टुवर्ड ईच पोल, और ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। मैम ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ से आ गए, तो बच्चों जब ये रेप्लिकेट हुए ना, जब ये रेप्लिकेट हुआ है ना, तो इस रेप्लिकेशन वाले को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो जैसे यहाँ बनाती हूँ। ठीक है। ये एक क्रोमोसोम था। ठीक है। दूसरा कलर लेते हैं, रेप्लिकेट होकर पिंक ही हो गया, कोई अलग कलर लेते हैं जो अच्छे से दिखे, ग्रीन ले,
ऐसा समथिंग, ग्रीन भी नहीं दिख रहा है, देखो कलर नहीं समझ में आ रहा। चलो ये लेते हैं, दिख रहा है, हाँ थोड़ा तो दिख रहा है, या चलो वाइट ही ले ले तो हमारा क्या होगा, जैसे कि एक पहले क्रोमोसोम्स ये था, रेप्लिकेशन के बाद में एक क्रोमोसोम ये आ गया, तो ये जो रेप्लिकेशन वाला क्रोमोसोम है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अब जैसे कि इसमें हम बनाए वापस से, तो ये जो वाइट वाला क्रोमोसोम्स है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। तो जितने हमारे 46 क्रोमोसोम्स है, सारे के 46 क्रोमोसोम के पास में क्या आ गया, सिस्टर क्रोमेटिड आ गया। ठीक है, वही यहाँ एनाफेज में लिखा है कि एनाफेज में क्या हो जाता है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये सिस्टर क्रोमेटिड ही क्या हो गया, सेपरेट हो गया था। ठीक है, अब आगे ले चलते हैं टीलोफेज में। तो टीलोफेज में क्या होगा, ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई थी ना हमारी न्यूक्लियस की, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना यहाँ पर, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फिर से पूरी डेवलप होती है। जो सेल ऑर्गेनल्स बच गए थे वो सेल ऑर्गेनल्स फिर से डेवलप होते हैं, और धीरे धीरे यहाँ से क्या होता है, ये जो अब हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, यहाँ से हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवीजन फेज में आना शुरू कर देता है, उसका डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये अब अलग से एक न्यूक्लियस, अब यहाँ से टूटे थे ना, तो यहाँ से ये वाले एक अलग न्यूक्लियस में चले जाएंगे, ये वाले एक अलग न्यूक्लियस में चले गए, देखो यहाँ अलग न्यूक्लियस आ गया, यहाँ अलग न्यूक्लियस आ गया, तो दोनों का न्यूक्लियस अलग हो गया। अब जो ये साइटोप्लाज्म था, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ऐसे अंदर की तरफ चली जाएगी, और फिर ये सेल अलग, ये सेल अलग। ठीक है, यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डेवलप हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम्स, और न्यूक्लियोलस, गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ये जो सारे ऑर्गेनल्स है वो फिर से रिफॉर्म्ड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये टूट गया यहाँ से, और ये एक सेल आ गया, ये एक सेल आ गया। अब बच्चों मुझे ये बताओ कि हमने जो सेल स्टार्ट किया था, ठीक है, इसके पास में यहाँ पर हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स थे, यहाँ बनाते हैं। ठीक है, बताओ टोटल कितने अच्छा ऊपर ही चलो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब बताओ टोटल कितने क्रोमोसोम थे जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट किया था, मैंने कितने बोले थे, 46 क्रोमोसोम में 23 पैर है, कितने हैं 46 क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स 23 पैर किसके अंदर थे, ये पेरेंट के अंदर थे। ठीक है, ये चीज़ किसके अंदर थी, पेरेंट के अंदर थी। तो जब ये हमने डिवाइड किया, फिर ये जब रेप्लिकेट हुए, इनके सिस्टर क्रोमेटिड्स बने, तो क्या हो गया, 46 पैर हो गए थे। ठीक है, वो 46 पैर में क्या हुआ, जब यहाँ पर बीच में से जब सेंट्रोमियर टूटा, जब यहाँ बीच में से सेंट्रोमियर टूटा, तो क्या हुआ, ऊपर चले गए 23 पैर, नीचे चले गए 23 पैर। फिर मतलब अब जो ये जो सेल बना है, तो इसके अंदर अब कितने हैं 23 पैर, इसके अंदर अब कितने हैं 23 पैर, मतलब इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स हैं 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसके अंदर भी 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब एग्जैक्ट वही नंबर है जो इनके किस में था, पेरेंट्स में था। क्या है, वही है ना, हाँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग में देख रहे भाई पेरेंट के पास भी तो 23 क्रोमोसोम्स है, तो जो इनका जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है, क्या बना है, जो डॉटर सेल बना है, उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स है, 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम्स है। मतलब ये जो डिवीजन हुआ है न्यूक्लियस का, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो इक्वली डिवाइड हुए हैं। क्या हुए हैं बच्चों, इसको ध्यान रखना है, कैसे डिवाइड हुए, इक्वली डिवाइड हुए हैं, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। समझ आई बात, ओके। तो अब जो लिखा है वो हम पढ़ते हैं। तो ये जो माइटोसिस है, ये भाई किसने दिया था, ये फ्लेमिंग साहब ने दिया था। कब दिया था, 1882 में दिया था। इसको हम स्ट्रोमेटिक डिवीजन क्यों बोलते हैं बच्चों, स्टार्टिंग में बताया था, स्ट्रोमेटिक डिवीजन मतलब हमारे, स्ट्रोमेटिक मतलब हमारी बॉडी, स्ट्रोमेटिक तो हमारे बॉडी के सेल, तो अब बॉडी के सेल को डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रोमेटिक डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन आ गया ना लाइन, इक्वेशनल डिवीजन क्यों, क्योंकि जो जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में थे उतने ही क्रोमोसोम नंबर इसके डॉटर सेल्स में आ गए, इसीलिए इसको क्या बोला है, इक्वेशनल डिवीजन। देखो क्या लिखा है, इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल and each of them contain the same number and kind of chromosome as in the parent cell। वही हुआ, पहले कितने थे 46, बाद में कितने आए 46 क्रोमोसोम्स, तो सेम नंबर के हुए, मतलब इक्वेशनल डिवीजन हुआ। ठीक है,
ओके सो इसके दो फेज थे, पहला फेज कैरियोकाइनेसिस, इसको हमने न्यूक्लियर फेज बोला। तो जो जितने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, हमने 4 फेज देखे। ये 4 फेज किसके पार्ट है? कैरियोकाइनेसिस के पार्ट है। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहाँ से स्टार्ट हुआ? टीलोफेज में। देखो यहाँ से साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ओप्स सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि क्या हो गया? प्लाज्मिक डिवीजन स्टार्टेड, ठीक है। टेलोफेज में ये स्टार्ट हो जाता है, या फिर सॉरी टेलोफेज में हम ये बोल सकते हैं खत्म हो जाता है एक तरह से, ठीक है। या फिर अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट होके खत्म भी हो जाता है एंड तक आते आते, तो जिसके लास्ट में हमें यहाँ पर क्या मिलते हैं? 2 डॉटर सेल मिलते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है वो हम देखते हैं। तो पहला चीज़ है कि ग्रोथ आ गई, ग्रोथ आ गई। तो ग्रोथ में क्यों ज़रूरी है? आप पहले छोटे बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हो। तो आप बड़े कैसे हुए? क्योंकि आपके जो सेल है उसने क्या किया? उसने मल्टीप्लाई किया। उसने मल्टीप्लाई कर करके अपने नंबर्स को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? अपने नंबर्स को बढ़ा दिया। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। ऐसा नहीं है कि साइज बढ़ गई इसलिए आप बड़े हो गए, नहीं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए इसलिए आप बड़े हो गए। इसीलिए इसको ग्रोथ में यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा रिपेयर। रिपेयर में क्या है? कहीं पे लग गई, चोट लग गई, तो क्या होगा? दूसरे टिश्यू आके उसको रिपेयर कर देंगे, मतलब दूसरे टिश्यू उसकी जगह ले लेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे। इस तरह से ये रिपेयर और रिप्लेसमेंट में भी यूज़ होता है। देखो लिखा क्या है यहाँ पे? ग्रोथ। इंक्रीज इन द बॉडी सेल्स हैपन बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, नॉट साइज। रिपेयर में क्या लिखा है? हीलिंग ऑफ अ वाउंड अकर्स व्हेन न्यू स्किन सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस टू रिप्लेस द डैमेज सेल। अगर कहीं पे कट हो गया तो कट में हमें वो दिखता है कि कट का निशान है। वो कट धीरे धीरे कैसे जाता है, वो कैसे हील होता है? क्योंकि जब नए सेल्स डिवाइड होते हैं, वो नए सेल्स आकर इसको यहाँ पर आकर अपनी जगह बना लेते हैं, इसको रिप्लेस, जो खराब सेल्स है उनको हटाकर उनकी जगह ले लेते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। इस तरह से हमारा जो कट है वो हील हो जाता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट, ऑल और डेड सेल, जितने भी पुराने और डेड सेल्स होते हैं उनको स्किन सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करके रिप्लेस करता रहता है। समझ आया? तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट में काम करेगा इसलिए है। और माइटोसिस कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेल्स में होता है, हाँ, नॉट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको याद रखना है, नॉट इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। माइटोसिस हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं होता। यहाँ पर एक चाहे हाईलाइट करके लिख लो, नॉट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारा माइटोसिस नहीं होता है, ओके। सिर्फ बॉडी सेल्स में होगा, एक्सेप्ट डैट हमारे स्किन सेल्स में होता है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको स्टोमेटिक डिवीजन बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम हो जाते हैं। फिर इसके पार्ट याद रखना है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस होता है और क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन टीलोफेज में ही स्टार्ट हो जाता है और आते आते लास्ट में खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके फेजेस याद रखने हैं। फिर ये क्यों ज़रूरी है वो हम देखेंगे। अब हाँ, हमारा जो मियोसिस है ये बच गया है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ओके।